अकेली अपनी बेटी को पाल रही रूबी आज बहुत असमंजस में थी। रूबी तय नहीं कर पा रही थी कि वो जाए या न जाए, लेकिन देवरानी रूपाली ने उसे बहुत प्यार से बुलाया था। दीदी, आपको आना ही होगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आना जरूर। घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी आप नहीं आई थी। कल मैं आपका इंतजार करूंगी। सोसाइटी में तीसरे फ्लोर का फ्लैट है। अगले दिन रूबी वहां पहुंची। कितनी सुंदर तरीके से सजा हुआ था दरवाजा। वहां पर आम के पत्ते और गेंदे के फूलों की तोरण लगी हुई थी। बाहर सुंदर फूलों और रंगों से सजी रंगोली बनी हुई थी और देहरी को हल्दी से लीप कर उसको कुमकुम से सजा रखा था। दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक और शुभ लाभ लिखा हुआ था। तभी रूबी का ध्यान डोर के ऊपर सुनहरे बॉर्डर से सजी लकड़ी की नेम प्लेट पर गया। उस पर रूपाली और उसके पति पवन दोनों का नाम लिखा हुआ था। ये देख रूबी की आंखें न जाने क्यों सजल हो गईं। दिल में रूपाली के लिए खुशी थी, पर खुद के लिए वही जाना पहचाना दर्द था। खुद को संभालते हुए रूबी ने डोरबेल बजाई। रूबी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दोनों देवरानी जेठानी गले मिली। दोनों का रिश्ता सहेलियों जैसा था। रूबी ने कहा, रूपाली, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। रूपाली ने अपने घर को कलात्मक तरीके से अपनी पसंद अनुसार सजा रखा था। रूपाली की पसंद के आसमानी पर्दे, हल्की गुलाबी दीवारें जिन पर रूपाली और पवन की खूबसूरत शादी के समय की फोटो लगी थी। रूपाली अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले गई, जिसे देखते ही रूबी की आंखें चकित रह गईं। दीवार पर रूपाली, पवन और उनकी बेटी की प्यार भरी तस्वीर थी। रूपाली के माता पिता और भाई बहन के साथ वाली तस्वीर भी फ्रेम करवाकर लगा रखी थी। दूसरी दीवार पर रूबी और उसके पति की तस्वीर भी थी। सास ससुर के साथ एक ग्रुप फोटो भी दीवार पर लगी थी, जो रूपाली की शादी के समय की थी। रूपाली ने जेठानी से पूछा, अब बताओ दीदी, कैसा लग रहा है घर? मैं और पवन ने अपनी सैलरी में से लोन लेकर इन 5 सालों में अपने खर्चों पर लगाम लगाकर तिनका जोड़कर अपना ये प्यारा सा घरौंदा बनाया है। ये हमारे सपनों का घर है। रूपाली की ऐसी बातें सुनकर रूबी की आंखें भर आईं। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में ऑरेंज जूस पीने के बाद रूबी ने कहा, रूपाली, क्या तुम्हें याद है जब तुम शादी होकर आई थी और तुमने यही बात कही थी कि ससुराल का घर तुम्हारे सपनों का घर है? रूपाली उदास स्वर में बोली, हाँ दीदी, मुझे पता है, पर आप हर मकान को घर नहीं कह सकते। घर तभी होता है जब वहाँ रिश्तों की गर्माहट हो, खुशियों की धूप खिलती हो, जहाँ दिल को सुकून शांति मिलती हो, रहने को मन करता हो, घर को सजाने का मन करता हो। तब घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दिल से अपने सपनों का घर ही लगता है। मैंने उस घर को अपना माना जरूर था, लेकिन वो मेरा घर नहीं बन पाया। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमारे सास ससुर के झूठे विचार, उनके पुराने ख्यालात और पुराने रीति रिवाजों की वजह से मुझे और आपके देवर को वो घर छोड़ना पड़ा। आपको तो सब पता ही है। तब बहुत दुख हुआ था हमें। रूपाली ने कहा, दीदी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते। जिस घर में बहू को सम्मान और प्यार नहीं मिलता, वो घर असल मायने में कभी बन ही नहीं सकता। उस घर में हम दोनों को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती थी। हमें हर पल ये एहसास दिलाया जाता था कि हम केवल उस घर की बहुएं हैं, जो केवल अपना फर्ज, कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाती हैं। हमने तो उस घर को अपने सपनों का घर माना था, पर शायद कभी वो अपना घर बन ही नहीं पाया। वो हमारे लिए मकान ही बनकर रह गया। दीदी देखो, मेरे सपनों के घर की दीवारें। इस घर में मेरे सभी अपने हैं। मेरे माता पिता हैं, भाई भाभी, सास ससुर, आप और जेठ जी तस्वीरों में ही सही पर हंसते मुस्कुराते साथ हैं। रूबी ने रूंधे गले से कहा, रूपाली, तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारा साथ देता है। देवर जी ने उस घर में भी हमेशा तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारा सम्मान और वजूद बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। ससुराल हो या दुनिया में कोई भी जगह क्यों ना हो, एक बहू, एक पत्नी का स्थान उसका पति ही तय करता है। यदि पति साथ दे, सम्मान दे, तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि वो औरत की बेइज्जती कर सके या उस पर उंगली उठा सके। रूबी ने रूपाली को नए घर की बधाइयां दी और एक गिफ्ट देकर बोली, अच्छा रूपाली, अब मैं चलती हूँ। कभी टाइम मिले तो मिलने आ जाना। रूबी अपने घर वापस लौट आई। रूबी अपने मायके में अपनी 4 साल की बेटी के साथ पिछले 2 सालों से रह रही है। अपने घर आकर रूबी का दिल भर आया। बालकनी में नीचे जमीन पर ही बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आज वो भी जी भर के रो लेना चाहती थी। काफी देर तक रोती रही, फिर अतीत की यादों में खो गई। रूबी ने कितने अरमानों से ससुराल में कदम रखा था। अमित रूबी का पति घर का बड़ा बेटा था।
अपने माता पिता का बहुत आदर और सम्मान करता था। पहली रात को ही अमित ने कहा, रूबी, मेरे लिए मेरे माता पिता सर्वोपरि हैं। उन्हें कभी भी किसी भी शिकायत का मौका मत देना। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। रूबी ने भी धीमी सी मुस्कुराहट से सहमति जताई थी, पर जल्द ही उसे समझ में आ गया था कि सास ससुर की नजर में उसका कोई मोल नहीं है। वो केवल घर की जिम्मेदारियां संभालने और एक आदर्श संस्कारी बहू बनकर सास ससुर की सेवा करने के लिए ही लाई गई है। घर के किसी भी फैसले में कभी उसे शामिल नहीं किया जाता। घर में छोटे से छोटा फैसला भी वो खुद नहीं ले सकती थी। यहाँ तक कि दोनों टाइम सब्जी भी वो अपनी सास से पूछकर ही बनाती थी। बाजार चली जाए तो अपनी पसंद से कोई सामान नहीं खरीद सकती थी। छोटे से छोटे फैसले भी वो खुद नहीं ले सकती थी। उसमें भी सास ससुर की मर्जी होना जरूरी था। जब कभी वो अमित से अपने दिल की बात कहती तो एक ही जवाब होता, ये मेरे माता पिता का घर है। इस घर का हर फैसला मेरे माता पिता लेते हैं। यदि कभी वो गलत भी होंगे तो भी मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे पाल पोस कर काबिल बनाया है। मेरे लिए इतना ही काफी है। वो आज भी पुराने रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार चलते हैं। हमारे घर के रिवाज और परंपराएं मेरी माँ ने बनाई हैं, तो तुम्हें भी निभानी होंगी। इस उम्र में मेरे मम्मी पापा नहीं बदल सकते, तुम्हें ही बदलना होगा। सास ससुर भी अपने बड़े बेटे से बहुत मोह रखते थे, क्योंकि वो हर फैसले अपने माता पिता की सहमति से ही लेता था। पत्नी को उसने कभी अहमियत दी ही नहीं। अमित घर का बड़ा बेटा था। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। इसी बात को लेकर वो इतराते थे। माँ बाप के दिल में भी ये डर घर कर गया था कि कहीं बहू हमारे बेटे को छीन न ले जाए। इस वजह से अक्सर ही बहू बेटे के बीच गलत फहमियों की दीवार पैदा करते रहते थे। रूबी ने भी अपने नसीब से समझौता कर लिया था। जब पति ही साथ न दे तो ससुराल में बहू का कोई स्थान नहीं होता। 1 साल बाद रूबी के देवर का प्रेम विवाह हुआ। रूपाली दुल्हन बनकर घर आई तो रूबी को एक सखी मिल गई। शादी के कुछ दिनों बाद रूबी अपने देवर देवरानी के लिए टिफिन पैक कर रही थी, क्योंकि वो दोनों हनीमून पर जा रहे थे। उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। देवर पवन तैयार होकर कमरे से बाहर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, रूपाली को कुछ मत कहना, उसने जीन्स पहनी है। हम बेंगलुरु जा रहे हैं, वैसे भी ट्रेन का सफर है। सर्दी का समय है तो जीन्स और जैकेट आरामदायक और सुविधाजनक रहेगी। सासू माँ बोली, नहीं, हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। पवन ने कहा, आपसे पहले भी कहा है, कपड़े खाने पीने, उठने बैठने, बाहर जाने आने पर फालतू की रोक टोक मत लगाया करो। आप जैसा व्यवहार भाभी के साथ करती हो वैसा रूपाली के साथ नहीं चलेगा। मुझे इन छोटी छोटी फालतू की बातों पर घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहिए। मैं और रूपाली शांति से रहना चाहते हैं, आप भी आराम से रहिए। सासू माँ ने फिर आखिरी तीर छोड़ा, तुम्हारे पिताजी गुस्सा करेंगे। पवन ने कहा, देखो माँ, आप ही पापा जी को जाकर उल्टा सीधा बोलती हो, उन्हें उकसाती हो। पापा जी से आप कुछ मत कहना। वैसे भी पुरुषों को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, औरत ही उन्हें भड़काती रहती है। रूपाली से मैंने कहा है कि वो आप दोनों का पूरा सम्मान करेगी, लेकिन अगर आप अपनी बहू को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तो फिर वो आपको अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगी। फिर मत कहना कि बेटा बहू का पक्ष ले रहा है, जोरू का गुलाम बन गया है। आप लोग उसे घर का सदस्य मानो, तभी वो इस घर को अपना मान पाएगी और यहाँ के लोगों को अपना पाएगी। अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रूबी की आंखें छलछला आईं। न जाने क्यों रूबी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रूबी को अपना समय याद आ गया जब वो शादी करके पहली बार अमित के साथ घूमने जा रही थी। उसने पाजामे वाला सूट पहन रखा था और ऊपर से शॉल भी ओढ़ रखा था, पर तब भी सासू माँ ने उसे डांट दिया और बोली, सिंपल सूट सलवार पहनो, हमारे घर की बहुएं ये अनाप शनाप चीजें नहीं पहनती हैं। उस समय अमित ने भी अपनी माँ का ही पक्ष लिया था और रूबी को न चाहते हुए भी सिंपल सूट सलवार पहनकर जाना पड़ा था। इसके बाद तो हर छोटी से छोटी बात को लेकर रूबी को हमेशा ही झुकना पड़ता था। वो अपनी पसंद का खाना पहनना, यहाँ तक कि अपनी पसंद से टीवी तक नहीं देख सकती थी। रूबी मन ही मन सोच रही थी, अमित ने ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं भी तो अमित की पत्नी हूँ। क्या एक पत्नी एक बहू का कोई सम्मान नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता? आज रूपाली के पति ने अपनी पत्नी का ससुराल में सम्मान तय किया है। रूबी को पता था कि अब उसके ससुर रूपाली को सीधे सीधे किसी प्रकार के ताने या गलत बातें या फिर रोक टोक नहीं करेंगे। एक ही घर के दो बेटों के नजरिए में कितना ज्यादा फर्क है।
देवर जी अपने माता पिता को भी प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन उनमें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत भी थी। हनीमून से लौटकर रूपाली बहुत खुश थी। रूपाली ने आते ही अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। साड़ी सूट के अलावा वो दूसरी ड्रेस भी पहनती थी। सर पर पल्ला भी नहीं करती थी। अपने अनुसार घर से बाहर आया जाया करती थी। जब रूबी ने भी आधुनिक ड्रेस पहनने को बोला तो अमित ने गुस्से से कहा, मैं अपने भाई जैसा नहीं बनना चाहता। भाई तो अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका है। इस घर में तुम्हें मेरे माता पिता के कहे अनुसार ही चलना होगा। रूबी भौचक्की से खड़ी रह गई। और अगर कोई पति अपनी पत्नी का साथ देता है तो वो उसको सम्मान से रखता है, उसे अपने घर में सम्मान दिलाता भी है, तो क्या वो पत्नी का गुलाम कहलाता है? रूबी ने तो पहली बार कहा था, मैं भी तो तुम्हें सम्मान देती हूँ, तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करती हूँ, सेवा करती हूँ, तो क्या मैं गुलाम हूँ? अमित ने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे रूबी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया था। कुछ दिनों बाद रूबी की देवरानी रूपाली ने अपने कमरे में अपनी और अपने परिवार वालों की कुछ तस्वीरें दीवार पर लगाने के लिए निकाली तो सासू जी ने उसे रोक दिया। तो पवन ने कहा, माँ ये घर रूपाली का भी है। जिस तरह से इस घर में मेरी आपकी तस्वीर लगी रहती है, वैसे ही रूपाली और उसके परिवार वालों की भी तस्वीर लगेगी। हम ये तस्वीर सिर्फ अपने कमरे में लगा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर सासू माँ चुप हो गई। रूबी को अपना समय याद आ गया जब रूबी ने अपनी मृत माँ की एक छोटी सी तस्वीर अपने कमरे में लगानी चाहिए थी, तो सासू माँ ने कितना सुनाया था उसे। अमित ने भी माँ का ही पक्ष लिया था। आखिरकार मजबूरी में रूबी को वो तस्वीर अपनी अलमारी में ही रखनी पड़ी। आज तक वो तस्वीर वहीं पर रखी है। उसे कोई दीवार नसीब ही नहीं हुई। रूबी का जब भी दिल करता वो अलमारी से तस्वीर निकालकर अपनी माँ के सामने आंसू बहा लेती और फिर से उसे वहीं पर रख देती। कुछ समय बाद रूबी और रूपाली दोनों ही माँ बनने वाली थीं। पवन और अमित की कोई बहन नहीं थी। अब बात आई दोनों की डिलीवरी के समय घर में काम कौन करेगा। तो सासू माँ ने फरमान सुनाया, दोनों बहू डिलीवरी के समय अपने अपने मायके चली जाएंगी। तो रूपाली ने कहा, मैं अपनी डिलीवरी ससुराल में ही कराऊंगी। मैं अपने मायके वालों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी जी आप घबराइए मत, हम 2 मेड रख लेंगे। एक घर का काम संभालेगी और दूसरी हमें और हमारे बच्चों को। मम्मी जी से इस उम्र में घर का काम नहीं होगा, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सास ससुर दोनों बरस पड़े। उन्होंने मेड रखने के लिए साफ मना कर दिया। हम नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हमारे घर में कोई मेड नहीं आएगी। रूबी के पति ने अपने माता पिता की बातों पर सहमति जताई। रूबी के पास डिलीवरी के समय मायके जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमेशा की तरह अमित ने आज भी रूबी का साथ नहीं दिया। जब अपना पति ही साथ न दे तो एक बहू के लिए ऐसे ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो परिस्थितियों से अकेले कब तक लड़ सकती है। रूबी मायके चली गई। रूबी के मायके चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां रूपाली पर आ गईं। अब तक तो सासू माँ ससुर जी की सेवा और घर के सभी काम रूबी संभालती थी, लेकिन उसके चले जाने के बाद सास ससुर के रिश्ते छोटी बहू और बेटे के साथ बिगड़ने लगे। घर में कलह की स्थिति बनती देख रूपाली परेशान रहने लगी। लेकिन देवर जी फैसले और उसूलों के पक्के थे। उन्हें बेवजह की रोक टोक गवारा नहीं थी। डिलीवरी का समय और नजदीक आया तो हार मानकर रूपाली भी अपने मायके चली गई ताकि वो मानसिक रूप से शांत रह सके। परंतु यहाँ पर देवर जी ने एक कठोर निर्णय लिया। जब तक रूपाली की डिलीवरी उसके मायके में हुई और वो पूरी तरह से स्वस्थ हुई, तब तक देवर जी ने किराए पर घर खोज लिया। वो रूपाली को लेकर किराए के मकान में चले गए। डिलीवरी के बाद रूबी ससुराल पहुंची तो वहां पर देवरानी रूपाली के बिना ससुराल उसे डरावना पिंजरे समान लगने लगा। वो रूपाली के साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। देवरानी जिठानी मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभा लेती थी। लेकिन रूबी को समझ आ चुका था कि अमित उसका कभी साथ नहीं देगा। उससे कोई उम्मीद रखना बेकार है। रूबी अपनी बेटी को भी अपने जैसी जिंदगी और हालात नहीं देना चाहती थी। कुछ समय बाद जब उसका धैर्य जवाब देने लगा तो उसने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सोचा था उसके इस फैसले से अमित और उसके माता पिता सुधर जाएंगे। लेकिन जब रूबी घर छोड़कर मायके जाने लगी तो अमित ने कहा, अगर तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो तो दोबारा कभी इस घर में कदम भी मत रखना और भूल जाना कि ये घर कभी तुम्हारा था। मैं देखता हूँ तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें कब तक रखते हैं।
रूबी को मायके में रहते हुए अब पूरे 2 साल हो चुके थे। अमित ने मुड़कर कभी अपनी पत्नी और बेटी की सुध नहीं ली। रूबी की बेटी भी अब 4 साल की हो चुकी थी। मम्मा देखो ना, मैंने ड्राइंग बनाई है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर रूबी ख्यालों से जागी। 4 साल की त्रिशा ने माँ को गले लगाते हुए कहा, मैंने पापा को भी भेज दी व्हाट्सएप पर, आपके फोन से वॉइस मैसेज भी भेज दिया। पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। रूबी ने देखा तो त्रिशा ने घर की प्यारी सी ड्राइंग बनाई थी जिसमें उसके दादा दादी बाहर गार्डन में बैठे थे। त्रिशा अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े हुए थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। माँ इस पर माई ड्रीम हाउस लिखो ना, मैं पापा को फिर से भेजूंगी। रूबी की आंखों से आंसू बहने लगे। रूबी ने बेटी को गले से लगा लिया। रूबी अपने घर में वापस लौट आओ, किसी ने पीछे से आवाज लगाई। रूबी ने मुड़कर देखा तो अमित खड़ा था। त्रिशा दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। अमित ने उसे ढेर सारी चॉकलेट और गिफ्ट्स दिए। अमित बोला, रूबी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया कि तुम घर के लिए कितनी जरूरी हो। मैंने कभी तुम्हारा साथ ही नहीं दिया। तुम्हारे जाने के बाद घर घर नहीं रहा। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने मम्मी पापा को भी समझा दिया है कि अब वो कभी भी आगे से तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देंगे। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैं अब से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चलो अपने घर लौट चलो। रूबी अमित के गले से लग गई। बहते हुए आंसुओं से दिल का मैल और दर्द भी धुल गया। अब रूबी जब ससुराल पहुंची तो उसे अपने सास ससुर बदले हुए दिखे। उन्होंने रूबी और अपनी पोती त्रिशा को दिल से अपना लिया। अब उस घर में कोई रोक टोक नहीं थी। रूबी खुलकर अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकती थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।